जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपको पता है, हम मैनेजरियल एप्लीकेशन ही कर रहे हैं ब्रेक इवन एनालिसिस की, वही काफ़ी दिनों से हमारी चल रही है और इसी के बाद हमारा टॉपिक हो जाएगा, मतलब एक दो रिकॉर्डिंग और होंगी, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम पढ़ते हैं चेंज इन कॉस्ट का टॉपिक। चेंज इन कॉस्ट, कि अगर कॉस्ट में चेंज आता है, यानी कि मान लीजिए कोई फर्म है या कोई इंडस्ट्री है, उसके अंदर उसकी कॉस्ट में चेंज आ जाता है। कॉस्ट के कॉन्सेप्ट से आप बिल्कुल फैमिलियर हो कि आप जो हमारी कॉस्ट होती है, इन्होंने दिया है दो टाइप की चेंज आ सकती है, यानी कि दो टाइप से चेंज आ सकती है। एक तो वेरिएबल कॉस्ट में, और सेकंड वन है इन्होंने लिया है नॉन वेरिएबल कॉस्ट में अगर चेंज आ जाए। तो ये कहने का मतलब है कि हमारा जो मैनेजर है वो ये डिसीज़न लेना चाहता है कि अगर उसके कॉस्ट में चेंज आ गया है, यानी कि उसकी फर्म की कॉस्ट में चेंज आ गया है, तो उसकी सेल्स वॉल्यूम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये कहा जाता है, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आ जाता है। अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट, इसको वीसी से भी डिनोट करते हैं, और वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमारे आउटपुट के साथ वेरी करती रहती है, ठीक है। तो अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब होता है कि हमारे टीआर माइनस टीवीसी, यानी कि इनका जो गैप होता है ना, वो क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है। यानी कि रिवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल ही हो जाता है। जितना ज़्यादा रिवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल आएगा, उतना ही हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। यानी कि इसमें अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल से समझाऊँ, तो मान लीजिए वेरिएबल कॉस्ट है मेरी, मान लीजिए 15 रुपीज़ ले लेती हूँ मैं, और जो हमारा टीआर है वो क्या था, पहले था 20। जैसे ही हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हुई, 20 हुई, मान लो 15 से 20 हो गई, तो हमारे टीआर में मान लो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, टीआर क्या रह गया, उतना ही रह गया। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। यानी कि हमने जितनी हमारी कॉस्ट आई, वेरिएबल कॉस्ट आई, उतना ही रिवेन्यू आ गया। तो उस सिचुएशन के अंदर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है, ना तो हमें प्रॉफिट है ना लॉस की सिचुएशन होती है। लेकिन फर्म हमेशा चाहेगी कि उसको प्रॉफिट हो। तो जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, वैसे ही कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर कम हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाता है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, हमारा टीआर का कर्व है, ये मान लीजिए हमारा टोटल कॉस्ट का कर्व है या वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है, हम वेरिएबल कॉस्ट से बात करते हैं। ये है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। जैसे ही हमारे कॉस्ट में वो आती है, हमारी कॉस्ट इंक्रीज होती है, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है, तो उसकी वजह से वेरिएबल कॉस्ट हमारी वैसे हमेशा ज़ीरो से शुरू होती है। तो जैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, वैसे ही हमारा जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू को टच करने वाली लाइन है, वो क्या आ जाती है, बैकवर्ड आ जाती है। यानी कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी क्या होता है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। और हमारे कंट्रीब्यूशन मार्जिन में भी क्या हो जाता है, डिक्लाइन आ जाता है। तो अगर हमारा इस तरीके की सिचुएशन होती है, तो उसकी वजह से हमारे जो सेल्स है, हमारे जो सेल्स वॉल्यूम है, उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा, ये हम देखना चाहता है एक मैनेजर। तो इस सेल्स वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, न्यू सेल्स वॉल्यूम। यानी कि अगर हमारी वो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन को डिवाइड करने का फॉर्मूला मैंने अभी दे दिया, ऊपर एम लिख देती हूँ मैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन टीआर माइनस टीवीसी है। इसमें है प्रेजेंट सेलिंग प्राइस, यानी कि जिस टाइम पे प्रेजेंट जो हमारा सेलिंग प्राइस है, मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट आज 10 रुपये में बिक रहा है, तो वो हो गया प्रेजेंट सेलिंग प्राइस। और ये क्या है, हमारी न्यू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आया वो होगी ये। तो इन्होंने क्या एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए हमारा, और इसी की वजह से इन्होंने एक न्यू सेल्स प्राइस के बारे में भी बता दिया है। न्यू सेल्स प्राइस कैसे आएगा, न्यू सेल्स प्राइस को कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला दिया, प्रेजेंट सेल प्राइस, यानी कि प्रेजेंट जो सेल का प्राइस है उसमें से
न्यू वेरिएबल कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट, मतलब न्यू में से ओल्ड को माइनस कर दो और प्लस किसके साथ करना है उन्हें, प्रेजेंट जो हमारे सेल प्राइस है उसके साथ। तो ये दो तरीके हो गए, हम सेल वॉल्यूम को टेस्ट कर सकते हैं अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आए, और ये है कि हमारा प्राइस क्या होगा, क्या इतना प्राइस में चेंज आएगा जब हमारी वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी। तो इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है कि मान लीजिए एक फर्म है, वो उसका क्या है कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है 6400 है, इसको CM लिख देती हूँ। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है 64,000 है, 64,000 है। और जो हमारा प्रेजेंट सेल प्राइस है यानी कि हमारा जो सेल्स प्राइस है वो क्या है 10 रुपी है, और जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या है हमारी 6 रुपी है। अब मान लीजिए हमारी वेरिएबल कॉस्ट पहले 6 थी प्रेजेंट की, उससे बढ़ के 7 हो जाए, तो उस केस में पहले हम निकालेंगे सेल्स वॉल्यूम। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन यानी कि 64,000 डिवाइडेड बाय प्रेजेंट सेल प्राइस क्या है हमारा 10, और न्यू हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या आ गई है 7। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 21300 यूनिट, यानी कि इतनी हमारी सेल्स वॉल्यूम होगी अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाती है। अब हमें देखना है कि प्राइस क्या होगा, तो प्राइस के लिए है प्रेजेंट सेल प्राइस यानी कि 10 प्लस न्यू वेरिएबल कॉस्ट यानी कि 7, 6 से 7 हुई ना, तो न्यू क्या हुई 7 माइनस 6, तो ये क्या आया हमारा ₹11 की हमारे प्राइस जो पहले 10 रुपये का बिक रहा था अब हमें वो 11 रुपये का बेचना पड़ेगा, क्योंकि हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई है और हमारी सेल्स में ये चेंज आएगा। तो ये तरीका हुआ कि अगर किसी फर्म की वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आता है तो हमारी फैक्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है या मैनेजर उसके अकॉर्डिंग कैसे डिसीजन लेगा, ये हमें ब्रेक इन पॉइंट बताता है। अब मैंने दो बातें बताई थी, एक तो वेरिएबल कॉस्ट होती है, एक नॉन वेरिएबल कॉस्ट। नॉन वेरिएबल कॉस्ट के बारे में इन्होंने बताया है कि जैसे टैक्सीज हैं, टैक्सीज लग गई आपकी फर्म के ऊपर ज़्यादा ही, ठीक है, पहले के कंपैरिजन में टैक्सीज बढ़ गए हैं। एब्सोल्सेंस हो गया, उसका रीज़न ये होता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे थे वो मार्केट में ट्रेंड में नहीं रहा, वो ट्रेंड से बाहर चला गया, तो उसकी वजह से जो कॉस्ट आई, ठीक है, आपका प्रोडक्शन एकदम से बंद हो गया, तो नई चीज़ को लाने के लिए क्या लगता है, टाइम लगता है। दूसरा क्या हो रहा है कि जो आपकी मैनेजमेंट के अंदर इन्यूमरेशन हुआ यानी कि चेंजेस आए हैं, अगर हमारा इंक्रीज होती है नॉन वेरिएबल कॉस्ट तो उसकी वजह से हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है, इंक्रीज होता है। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंक्रीज। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम अपनी जो फर्म की चीज़ें चेंज करने वाले हैं यानी कि नई मैनेजमेंट लगाने वाले हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी क्या हो, उसकी वजह से हमारी कंपनी में फर्दर इम्प्रूवमेंट होगी। तो नॉन वेरिएबल कॉस्ट एक टाइप से हार्मफुल नहीं है। जैसे ही नॉन वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है वैसे ही कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या हो जाता है, अपवर्ड इंक्रीज हो जाता है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से ब्रेक इवन पॉइंट भी क्या हो जाता है, अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो इस केस में हम देखेंगे कि इसमें न्यू सेल्स वॉल्यूम कैसे आएगा, यानी कि जो सेल्स वॉल्यूम हमने ऊपर भी निकाला है, और हमारा वो वही न्यू सेल प्राइस कैसे आएगा, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। यानी कि पहले केस में देखा हमने वेरिएबल कॉस्ट जब चेंज हुई तो कैसे हमारे प्राइजेज में चेंज आया और हमारे सेल्स वॉल्यूम में। अब देखेंगे कि अगर नॉन वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है तो कैसे होता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा भाई प्रेजेंट सेल वॉल्यूम की, प्रेजेंट में जो सेल हो रही है इसमें से न्यू फिक्स कॉस्ट माइनस प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट, यानी कि न्यू फिक्स कॉस्ट में से प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और क्या करेंगे प्रेजेंट सेलिंग प्राइस में से क्या करेंगे, प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे, तो न्यू सेल वॉल्यूम आ जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, जब हमारे वेरिएबल कॉस्ट में चेंज, नॉन वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आता है। आपको पता है कि स्टार्टिंग में नॉन वेरिएबल कॉस्ट इन्होंने मोस्टली फिक्स कॉस्ट मानी है कि स्टार्टिंग में जैसे जैसे हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट में ज़्यादा चेंज नहीं होता, लेकिन अगर एक पॉइंट के बाद हम प्रोडक्शन इंक्रीज करना शुरू करें तो उसकी वजह से हमारे पे टैक्सेस भी बढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें बढ़ेंगी, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा हमारी सेल्स का भी, और फिक्स कॉस्ट में भी चेंज आ जाएगा। तो 10,000 क्या है, प्रेजेंट सेल वॉल्यूम है मान लीजिए, उसमें से हमारी फिक्स कॉस्ट क्या है, न्यू फिक्स कॉस्ट आई मान लीजिए हमारी 60,000, और प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट कितनी थी, वो है हमारी 50,000 डिवाइडेड बाय
10 माइनस 5 यानी कि प्रेजेंट सेल प्राइस और प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया तो हमारी वैल्यू आई 12,000। यानी कि इन्होंने एक अलग वैल्यू दे रखी है, एक अलग वो क्वेश्चन दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किया। तो 12,000 तो सेल वॉल्यूम हो जाएगा और हमारा प्राइस क्या रहेगा, प्रोडक्ट के प्राइस के लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया है यही वाला, प्रेजेंट सेल प्राइस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेजेंट सेल प्राइस प्लस वही आएगा यार न्यू फिक्स कॉस्ट, बस यहाँ पे सेल प्राइस चेंज हो जाएगा, यहाँ पे पहले सेल वॉल्यूम था जब सेल वॉल्यूम कैलकुलेट की, तो न्यू फिक्स कॉस्ट माइनस प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट सेल वॉल्यूम हम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्रेजेंट सेल वॉल्यूम। थोड़े थोड़े फॉर्मूलेज अलग हैं, तो अगर हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारा न्यू प्राइस आया, क्या आया, 11 आया। यानी कि भले ही हमने एक कंक्लूजन निकाला, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज करा था जब भी 11 रुपये ही प्राइस रहा, और फिक्स कॉस्ट में करा तो भी 11 रुपये प्राइस रहा। यानी कि इन केस चाहे हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो चाहे फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो, हमें प्राइजेस में इंक्रीज करने पड़ेंगे अगर हमारी कॉस्ट बढ़ती है। और प्राइजेस में कितना इंक्रीज करें उसके लिए अलग अलग से वेरिएबल कॉस्ट और नॉन वेरिएबल कॉस्ट के लिए, यानी कि नॉन वेरिएबल कॉस्ट यानी कि फिक्स कॉस्ट के लिए अलग अलग से फॉर्मूले दिए गए हमारे ब्रेक इवन एनालिसिस में, उनको यूज़ करके एक मैनेजर अपना काम कर सकता है। सो आज के लिए इतना ही, बाय एंड टेक केयर।